हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एसिड रिलेटेड इश्यूज के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शरद शेनॉय जी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शरद शेनॉय जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं एसिड रिलेटेड इश्यूज के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कई प्रकार के एसिड्स होते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रकार के एसिड्स होते हैं और इनकी अगर रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन से ज्यादा या कम होने से हमारे शरीर को किस प्रकार का नुकसान हो सकता है। ओके, प्रश्न जरा टेढ़ा है लेकिन सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम एसिड जब बनता है, ये दो किस्म के एसिड बनते हैं। एक तेजाब खुद बॉडी बनाती है जो नॉर्मली पेट में बनता है, जठर में बनता है। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू जो हम जो खाना खाते हैं उसको हजम करने के लिए ये तेजाब खुद ब खुद बनता है उधर जी। जब तक ये तेजाब बनता नहीं है तब तक खाना हजम करने की क्रिया शुरू होती नहीं। दूसरा किस्म का एसिड ऐसा है जो बॉडी में हर एक पुर्जे में, हर एक किस्से में होती है कि आप जब वो पुर्जा यूज करते हैं उसका बाई प्रोडक्ट एसिड बनता है। तो इट इज अ फॉल आउट बाई प्रोडक्ट। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब भी हम शुगर सिरप गर्म करते हैं, जैसे मान लो गुलाब जाम बना रहे हैं आप, तो शुगर सिरप बनाते हैं, जैसे जैसे शुगर उसकी मेल्ट होती है उसमें से बुड़बुड़े निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। दैट इज द एसिड विच इज कमिंग आउट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर मेटाबॉलिज्म। अच्छा। तो सिमिलरली जब भी हम शुगर खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जाके बॉडी को पास जाता है, हर एक टिश्यू के पास, टिश्यू यूज अप करता है और वो बाय प्रोडक्ट बनाती है। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। अभी आपको दूसरे एक आसान तरीके से समझाता हूं। हम लोग जब वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट जब करते हैं तो ग्लूकोज यूज हो जाता है, बिकॉज यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ग्लूकोज इज द ओनली पेट्रोल दैट द बॉडी यूजेस। अगर आप प्रोटीन खाओ तो डायरेक्टली प्रोटीन कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी। वो प्रोटीन को गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज and the glucose gets used as a byproduct. So now when this ये ग्लूकोज जब यूज हो जाता है जी, तो अपने आप उसका बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड। तो हम जब हेवी वर्कआउट करते हैं तो कभी कभी मसल में क्रैम्प आता है। ये क्रैम्प जो आता है इज यूजुअली नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बट दैट लैक्टिक एसिड वहां पे जमा हो जाता है, इट्स नॉट गेटिंग इवैक्यूएटेड। सो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि 2 मिनट रेस्ट करते हैं तो बॉडी उस लैक्टिक एसिड को वापस भेज देती है, तो क्लियर हो जाता है, क्रैम्प निकल जाता है। सिमिलरली बॉडी में कहीं भी जाओ, लिवर में जाता है। अभी लिवर की क्रिया ऐसी हो जाती है कि जो भी खाना हम खाते हैं सब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सब लिवर के पास जाते हैं। जैसे हम लोग खत डालते हैं पोस्ट बॉक्स में, सब पोस्ट ऑफिस में जाता है, पोस्ट ऑफिस सेग्रीगेट करता है, ये इंदौर को जाएगा, ये पूना को जाएगा, सॉर्टिंग होता है। उसी तरह लिवर उस खाने को सॉर्ट आउट करती है, प्रोटीन को सॉर्ट आउट, कार्बोहाइड्रेट्स, और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ उसको भेज देती है। ये प्रोसेस जो सॉर्टिंग में जो जाता है उस टाइम पर भी देयर इज सम अमाउंट ऑफ एसिड व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड, बिकॉज दोज मैन्युफैक्चर्ड एसिड बॉडी अपने आप निकाल लेती है, उससे कोई नुकसान होता नहीं। बट ये जब पुर्जा कम काम करने लगता है, दैट इज द टाइम, लाइक अल्कोहल लेने से आहिस्ता आहिस्ता सिरोसिस जो हो जाता है, सिरोसिस की वजह से ये काम क्रिया लिवर की कमजोर हो जाती है। उसके लिए जो भी हम खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म सॉर्टिंग का काम कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो अपने आप वहां पे तेजाब बनता है जी। वो एसिडिटी अलग किस्म की है। मसल के क्रैम्प की एसिडिटी अलग है, बट प्रिंसिपली लोग जो बोलते हैं मुझे एसिडिटी हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टमक के पेट के हिस्से में जो तेजाब ज्यादा बनता है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी जी। दीज आर अ बाई प्रोडक्ट्स, दैट्स अ वेरियस फॉर्म। यू अंडरस्टैंड कि इसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कौन सी किस्म की एसिडिटी कहाँ पे। अगर मुझे मसल क्रैम्प है तो एसिडिटी वहां पे, लेकिन वो एसिड बेसिकली लैक्टिक एसिड है, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट। ये मैन्युफैक्चर पेट नहीं करता जी, ये बाय प्रोडक्ट है। डॉक्टर, आपने अभी बताया कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर हमारे शरीर का एसिड कम ज्यादा मात्रा में हो गया तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे शरीर का जो एसिड है, एसिड का तैयार होना है, उसकी मात्रा में या फिर उसकी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी है। ये आप जो प्रश्न पूछ रहे, मेरे पहले इसका
उसका फॉलो आउट क्वेश्चन ये है, आंसर ये है कि आपका तेजाब कहाँ बन रहा है और कौन से किस्म का तेजाब बन रहा है। जी। अभी मान लो पेट का एसिड हो तो आमतौर पे एसिडिटी के सिम्टम्स गैस में बनती है जी। पेट का दर्द में होता है, और ये दर्द जो होता है नाभि के ऊपर के हिस्से में जो होता है, खाने से पहले होता है, खाने के बाद में होता है। फेफड़े के अंदर ऐसा लगता है कि दो छाती के बीच में वहाँ पे उन पे एसिड तेजाब ऊपर आ जाता है जी। तो कभी कभी दिल की धड़कनें बढ़ती है। ये सब पेट के एसिड की वजह से। लेकिन अगर आप दूसरे जगह जाओ, उसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट जो अभी मैंने समझाया, जो भी हम खाना इस्तेमाल करते हैं उसका एक बाय प्रोडक्ट तेजाब बनता है। जी। जैसे मान लो आपने लकड़ा जलाया, धुआं आता है, आग आता है, और गोबर उसका नेट प्रोडक्ट है। ये 3 बाय प्रोडक्ट है। जी। तो धुआं जो है वो गैस, दैट इज ऑल्सो, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं इसको, ये बाय प्रोडक्ट का है। इसकी वजह से काफी हद तक द अर्लीस्ट सिम्टम इज द पेशेंट्स ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। नॉर्मली आमतौर पे आदमी को पता नहीं चलता इसका जी। और अस्पतालों में भी इनवेरिएबली अगर आपको देखने मिला तो पेशेंट की कंडीशन सीरियस होती है, वो आईसीयू में रहता है ऐसा। जी। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस अमंग द सिम्टम्स दैट कम्स अप इज उसके ब्रीदिंग की मात्रा जरा फास्ट हो जाती है। फास्ट होती का मतलब क्या, नॉर्मली अगर ब्रीदिंग देखा है इट कम्स टू अबाउट 18 to 22 टाइम्स पर मिनट। ऐसा सांस जो हम लेते हैं जी। ये हर मिनट में अबाउट 18 टाइम लेते हैं, 18 से 22 तक। दिस इज कैन बी इजिली, अगर आपकी पल्स रेट 72 है, 1/4 द टाइम आपका 1/3 द टाइम इट कम्स टू दिस वन। वे 20 लो तो 80 पल्स रेट आपका आमतौर 1/4 ब्रीदिंग रेट होता है। 4 टाइम्स द ब्रीदिंग रेट इज द हार्ट रेट, दैट्स द यूजुअल वे। लेकिन जब ये ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, वी यूजुअली सस्पेक्ट कहीं मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है उसको। बट आमतौर पे ये आपके रूटीन इसमें आएगा इसको। जी। Now if you look at the smokers, this is what comes to smokers लोग को invariably रात के टाइम पे if you go to sleep, उनकी स्लीपिंग में स्नोरिंग आ जाती है। जी। दूसरी बात है कि ये स्लीपिंग के अंदर एक और चिकित्सा आता है कि रात को सडनली वो उठ जाते हैं ऐसा। Now this is another form of metabolic acidosis। क्या होता है ऐसा कि ऑक्सीजन की मात्रा आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है ब्रेन में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, एंड दिस कंडीशन एक उसको स्लीप एपनिया ऐसे बोलते हैं उसको। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है आमतौर रूटीन इसके अंदर। जी। अगर स्मोकर काफी बार रात को उठता है नींद में, यू गॉट टू सस्पेक्ट कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं। जी। देखिए, अगर मान लो यू आर एन एथलीट और आपको ये क्रैम्प्स आना काफी बार होता है, जी, अगेन यू गॉट टू वंडर वेदर आई हैव गॉट सम काइंड ऑफ अ लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये अलग अलग सिम्टम्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसके अंदर की मात्रा बड़ा कम होगा, ये हो जाता है जी। तो दैट्स बट ब्रीदिंग रेट इज वन थिंग व्हिच along with the breathing rate the pulse rate also भी उनका बढ़ जाता है ऐसा। जी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट these things come more often in obese patients, patient who are smokers। या इनमें सब ये अलग किस्म के एसिडिटी ये सिम्टम्स आते हैं उसके। जी डॉक्टर, अक्सर हम देखते हैं कि आजकल लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही सताई रही है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि एसिडिटी है ठीक हो जाएगी, तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम उतनी सीरियस होती है और हमें क्या इसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है? आसान तरीका है इसका, अगर मुझे महीने में एक बार होता है तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ। अगर हफ्ते में 2-3 बार एसिडिटी होती है, आप जाके डॉक्टर को दिखाइए। जी। दैट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। जी। अगर कोई भी सिम्टम आपको बार बार सता रहा हो, आपको दिखाने की जरूरत है। अगर मान लो कि शादी में गए, आप बहुत सारा खाया, उधर रात को एसिडिटी होती है नेचुरल, जी, उसके बाद में महीनों घंटे शादी कोई न्योता आता नहीं है तो हम खाते ही नहीं, तो होता ही नहीं, तो कुछ चिंता की बात नहीं। जी। तो अगर कोई भी सिम्टम, कोई भी उसका कोई हफ्ते में 2-3 बार सता रहा है आपको, तो डॉक्टर को दिखाइए। जी। आप उम्र के 40 के बाद हो और सिम्टम ऐसे आते हैं, डॉक्टर को दिखाइए। अगर मेरे पास कोई 13-14 साल का बच्चा आ गया, बोलते मेरे को एसिडिटी होती है, मैं इग्नोर करता हूँ, बोले ये दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। तो बिकॉज मुझे मालूम है कि इस उम्र पे तेजाब ज्यादा बनता नहीं है, जी, एसिडिटी ज्यादा होती नहीं है। कुछ खाया होगा उसने बाहर चटपटा, कुछ पानी पूरी 25 का पानी पूरी खा के घर पे आया होगा, तकलीफ हो सकती है। जी। तो बेसिकली कोई भी सिम्टम अगर आपको बार बार सता रहा है तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है।
डॉक्टर, कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि उन्हें एसिडिटी तो बार बार होती रहती है, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों से उनकी एसिडिटी थम जाती है। मात्रा होती है उनकी वो हफ्ते में 2-3 बार, जैसे कि अभी आपने कहा, तो वैसे ही होती है। तो क्या तभी वो उतना ही सीरियस होता है? जैसे इसके पहले बताया कि हफ्ते में 2-3 बार अगर आता हो और घरेलू नुस्खे से ठीक होता हो तो जरूर दिखाना चाहिए आपको। अच्छा। कि उसका मतलब कुछ तो तकलीफ है कि आपको कुछ दवाई लेने की जरूरत पड़ी, भले वो घरेलू नुस्खा हो किसी का भी। तो बाय फर्स्ट स्टेटमेंट डज नॉट चेंज कि अगर आपको कोई भी सिम्टम हफ्ते में 2-3 बार सता रहा है, उसका मतलब। सेकेंड थिंग इज दैट अगर मैं स्मोकिंग भी करता हूँ, अल्कोहल भी लेता हूँ, काफी खाने में शौकीन हूँ, वजन भी ज्यादा है मेरा, तो इनसे तो 100% दिखाना चाहिए आपको जी। सवाल ही नहीं आता। घरेलू नुस्खे के बारे में आई डो नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन जी। मेरा मतलब इतना ही, आप जो भी खाते हो, जैसे मैंने समझाया कि मैं अगर 12 और 1 के बीच में, मान लो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ लेकिन मेरा खाने का टाइम है, तो मैं कुछ तो मुंह में डालूंगा जी। तो घरेलू नुस्खे डाले, एक ही बात है जी। अगर आग लगी है तो आप पानी डाल सकते हो, आग लगी है तो आप सैंड डाल सकते हो, आग लगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे कर सकते हो उसके ऊपर। जो भी करना, पानी डालो, ठंडा पानी तो भी चलेगा, यह भी घरेलू नुस्खा हो सकता है जी। हमारे जमाने में, पुराने में हम लोग क्या करते थे, उसको बोलते ठंडा दूध और 2 बिस्किट खा लो जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एसिडिटी का। बट ये बार बार होता है अगर, तो देन इट इज नेसेसरी। तो अगर आपको एक किस्सा भी सुनाना चाहता हूँ तो मैं एक बात बताता हूँ जी। मेरा एक दोस्त की बहन थी और उसका हस्बैंड, नाम तो लेना नहीं चाहता मैं जी, एवरी डे मिनिमम 40 सिगरेट्स, मिनिमम 40 सिगरेट्स, मिनिमम, हाँ मिनिमम 40 उसको चाहिए चाहिए। बहुत बार समझाया उसको, मत लो सिगरेट, मत लो। एंड एवरी टाइम बोलता है मुझे एसिडिटी होती है, एसिडिटी होती है। कोई बोला दूध ले लो, ठीक होता था ऐसा। एक दिन रात को बीवी बाजू में उठी, बोलता है शौहर दिखता नहीं है उधर, दरवाजा खुला पड़ा था। तो लगा बाथरूम में गए होगे, तो बाथरूम के बाहर दरवाजा खटखटाया, कुछ नहीं था उधर। टीवी का हॉल का बाथरूम के बाजू में, घर का बेडरूम के बाथरूम में कोई नहीं था उधर, टीवी ऑन था और वो नहीं है उधर बाथरूम में। अल्टीमेटली बाथरूम को दरवाजा तोड़ा, वो अंदर मरा पड़ा था। नाउ आई टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस। उसको पहले से एसिडिटी थी, किसी को दिखाया नहीं, एंडोस्कोपी किया नहीं, कुछ भी नहीं, देख सिम्टम्स वर देयर एवरी डे, लेकिन डॉक्टर के पास जाना नहीं है, उससे ठीक हो रहा है मेरे को, तो क्या करें मैं उसको जी। ठीक है। दूसरी बात है ये, और एक बोलते, जब भी एसिडिटी का सिम्टम आता है, मैं सबको कहीं फोन पे कोई नया पेशेंट ने फोन किया तो मैं पहले बोलता हूँ कि आप जाइए वहाँ पे एक ECG निकाल के आइए। ये कहावत, इसके लिए मैं ये एग्जाम्पल दिया था। जो एसिड ऊपर चढ़ता है, काफी तौर पे छाती में दर्द होता है जी, एसिड की वजह से हो सकता है, लेकिन पहली बात है स्मोकर है, पहले आप ECG करा लो जी, ECG करा लो। और ECG नॉर्मल है तो मैं दवाई देता हूँ आपको जो भी करना है जी। तो आमतौर पे दिस इज वन थिंग व्हिच ऑलवेज से इग्नोर मत कीजिए आप जी। अगर हफ्ते में 2-3 बार आ रहा है आपको एसिडिटी, दिखा के लो, इन्वेस्टिगेट करके लो, सुखी रहोगे आप जी। डॉक्टर शरद जी, जब एसिडिटी के पेशेंट्स आपके पास आते हैं या फिर कोई एसिड रिलेटेड इश्यूज उन्हें होता है और वो आपके पास आते हैं, तो आप किस प्रकार की ट्रीटमेंट उन्हें सजेस्ट करते हैं? ट्रीटमेंट एसिडिटी के बहुत ही आसान है, क्योंकि दवाई तो परमानेंटली आदमी ले नहीं सकता जी। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक ध्यान में रखना चाहिए कि लाइफस्टाइल चेंजेस उनको करनी चाहिए। कुछ भी करो, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये नहीं टाइम टू टाइम खाना खाइए आप जी, स्मॉलर क्वांटिटीज लीजिए, वजन को कम कीजिए, स्मोकिंग बंद कीजिए, अल्कोहल को कम कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें जो पहले लाइफस्टाइल चेंजेस में है। आमतौर पे सब बोलते हैं डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे हैं कि स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेस तो नौकरी तो छोड़ नहीं सकता हूँ जी। तो मैं उनको एक ही सवाल करता हूँ, मैं तो सर्जन हूँ, लोगों की जान हथेली पे लेके उनका ऑपरेशन करता हूँ, ऑपरेशन के बाद में होश में आए या नहीं पता नहीं मुझे, तो टेंशन किसका ज्यादा, आपका है क्या मेरा है जी। तो इसी तरह आपको हैंडल करने को जानना चाहिए आप। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे हिसाब से टेंशन कम करने के लिए आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, एंड वॉक के टाइम पे सोचो न किसके बारे में। दूसरी बात, आई लर्न टू लिसन टू म्यूजिक। तो आपको हर एक को जानना है कि मेरा डी स्ट्रेसिंग फैक्टर कौन सा है जी। स्ट्रेस वैसे कम कभी जिंदगी में होगा नहीं
जी। सबको होता है स्ट्रेस, किसको नहीं है स्ट्रेस, ये बताइए मुझे आप। स्ट्रेस तो सबको है, ऊपर वाले को भी स्ट्रेस है, इतने लोग बना के रखे उसने, उसको कैसे करेगा, उसको तो पता नहीं क्या करना है अभी उसको, जी। है कि नहीं? तो उसी तरह स्ट्रेस आप सोचो कैसे कम करना है। दूसरी बात, खाना तो टाइम टू टाइम आपके हाथ में है, स्मोकिंग बंद करना आपके टाइम हाथ में। बिल्कुल। तो स्मोकिंग को बोलते कि यार डॉक्टर साहब कैसे बंद करता हूँ, 18 साल से, उम्र के 18 साल से मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ। तो मुझे एक तो कम से कम टॉयलेट जाने के लिए सुबह सिगरेट की जरूरत पड़ती है। तो मैं उसको पूछता हूँ 18 साल के पहले तुम जब सिगरेट पीते नहीं थे तो टॉयलेट नहीं करते थे क्या? करते थे ना आप? जी। तो ये सब ख्याली पुलाव तुम्हारा कि हमको सिगरेट की सेवा होता नहीं है, जी। ये सब कहने की बातें हैं। सब बंद कर दो, बस काम खत्म। तंबाकू का कोई सेवन मत करो, अल्कोहल लिमिटेड अमाउंट्स। ये होने के बाद में तो जब दवाई हम देते हैं तो पहले देखते हैं कि एसिड कितना एक्यूट है उसका। तो मान लो एकदम बहुत ही पेट में दर्द हो रहा है, जलन होके आ रहा है, उसका मतलब पेट में तेजाब काफी क्वांटिटी से है। तो हम क्या करते हैं, उसको एंटासिड नाम की चीज होती है। सो बेसिकली उसकी बाइकार्बोनेट होती है। बाइकार्बोनेट इज स्ट्रॉन्ग अल्कली, और पेट में तेजाब बनता है तो अल्कली डाल देंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो उसको इमीडिएटली वो देंगे तो इंस्टेंट आपको रिलीफ आ जाता है। ओके, ये होने के बाद में वी ऑल्सो गिव हिम कि जहां पे तेजाब बनता है वहां एसिड बंद करने के लिए दवाई देते हैं, जिसको हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोलते हैं उसको, दूसरे PPI बोलते हैं भी। और ये मेडिसिन जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। 8-8 घंटा उसका काम है, कम से कम 12 घंटा काम करती है, कुछ 24 घंटा काम करती है। और तेजाब जो बनता है उसको कंट्रोल में लाके रख देते हैं ताकि आपको सिम्टम्स बंद हो जाए। तो एक्यूट है तो एंटासिड दे दो। अगर बोलते कि नहीं बार बार ऐसा होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए जब देना है तो ये PPI नहीं तो H2 एंटागोनिस्ट दे दो जी। तो उससे क्या हो जाता है कि कंट्रोल एसिड में रह जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब ये दवाई बंद होती है फिर तेजाब वापस बढ़ जाता है। जी। क्या हो जाता है, पेट को एक आदत सी लग जाती है कि एक उसका थर्मोस्टेट वो बढ़ा के रख देता है कि ये आदमी सिगरेट पीने वाला है, ये दारू पीने वाला है, ये वजन है, खाता पीता अलग है। तो तेजाब पेट इंस्टेंट है उसका, बोलता है कि नहीं ये आदमी का रहन चलन ऐसा है तो मैं पहले 2.5 लीटर बना के रखता हूँ जी। तो ये दवाई जब दवाई बंद करते हैं हम तो ऑटोमेटिकली वापस तेजाब आहिस्ता 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 बढ़ते जाता है और 1.5-2 महीने के बाद में वापस सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो उसी के लिए फर्स्ट लाइफ स्टाइल कंट्रोल करो। जी बिल्कुल। दवाई ले लो तो बाद में दवाई बंद करे तो भी नुकसान कुछ होगा नहीं आपको। जी डॉक्टर, कई बार मैंने देखा है कि एसिड की जो मात्रा बढ़ती जाती है वो हमारे स्किन पर भी उसका कुछ परिणाम दिखाई देता है, कुछ स्किन प्रॉब्लम भी कई लोगों को हो जाती है। तो इसका आपस में क्या संबंध है, आप कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे? नाउ 2-3 किस्म के स्किन इरप्शंस एसिडिटी की वजह से हो सकते हैं। एक ध्यान में रखिए कि एसिड जब रिलीज होता है पेट में बनाते टाइम देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज हिस्टामिन। अच्छा। ये हिस्टामिन रिलीज होने के बाद वो तेजाब वो फैक्ट्री में से बाहर निकलता है। मान लो तेजाब बनता है, तेजाब बाहर निकालने के लिए मान लो एक फैक्ट्री में कुछ सामान बनाते हैं आप, बाहर सिक्योरिटी रहता है चेक करने के लिए सामान गया है कि नहीं जी। वो सिक्योरिटी वो हिस्टामिन आता है। अब ये हिस्टामिन ऐसी चीज है वो गेट खोलता है, एसिड को बाहर भेजती है। तो एक दवाई ऐसी भी आती है कि हिस्टामिन को दबा के रख देता हो, एसिड को भी दबाता है, हिस्टामिन को भी दबाता है और कुछ काम चलता नहीं। अब ये हिस्टामिन जो है ये काफी हद तक बदन में कहीं भी कुछ एलर्जी हो तो ये रिलीज हो जाता है। अच्छा। तो क्या हो जाता है कि एसिडिटी का मैंने समझा आपको कि एसिडिटी स्ट्रेस से बनती है। जी। स्ट्रेस से हिस्टामिन रिलीज होता है और सिर्फ पेट में नहीं सब जगह होता है। तो ऑटोमेटिकली जो हिस्टामिन चमड़ी के नीचे क्लियर आ जाता है बाहर, दैट गिव्स एज रेडनेस। तो वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ा के वहाँ पे छोटे छोटे दाने निकलते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्किन इरप्शंस। जी। उसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, उसको अर्टिकेरिया नहीं तो एटोपिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। ये सब चीजें स्किन पे आ सकती है ओनली बिकॉज ऑफ एसिड। बट दैट इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। टेक्निकली उसके कारण ये भी हो सकता है कि आप दवाई ली नहीं है काफी टाइम तक, आ सकते हैं एसिड आपका बढ़ गया। बट बाकी जगह पे भी एसिड बन सकते हैं, लैक्टिक एसिड उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बेस्ट इज व्हेन यू गेट दिस इरप्शन एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लो। अगर आपने ये दवाई चालू की और
निकल गए तो यू नो इट इज रिलेटेड टू द जी एसिड. अदरवाइज इट कैन कम विद मेनी अदर फैक्टर्स. एक ही चीज नहीं है एसिड की वजह से, बिकॉज जहां जहां हिस्टामिन रिलीज होता है वहां आपको इरप्शंस आएंगे. जी अगर मान लो किसी बिल्ली ने या कुत्ते ने ऐसा ये किया तो वहां पे हिस्टामिन रिलीज होता है, तो वहां पर भी इरप्शन आते हैं. जी अगर आपको स्किन में कोई मेडी क्रीम लगाओ, आप रिलैक्सिल लगाओ, जोर जोर से मालिश करो, उससे भी रिएक्शन आ जी. सकता है, वहाँ पे रिलीज होता है हिस्टामिन. आप अगर कभी ब्लड चेक करने गए होगे तो स्पिरिट से साफ करते चमड़ी लाल हो जाती है, जी. दैट्स अ रिलीज ऑफ हिस्टामिन. तो देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर द स्किन इरप्शंस. एसिडिटी इज वन ऑफ देम. जी पेट का एसिड से. एंड द कनेक्शन इज दिस कि सब जगह एसिड बनता है तो वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ गया, यहाँ पर भी सर्कुलेशन बढ़ गया और तेजाब निकल सकता है उधर से. जी. दैट्स इट. ओके. डॉक्टर शरद जी, मेरा एक पर्सनल सवाल था आपसे. मेरी पड़ोस की एक आंटी है, उन्हें बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम होती रहती है. वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने दिखाया भी, तो डॉक्टर ने कहा कि उनके शरीर में जो एसिड बनाने वाला ऑर्गन होता है वो ज्यादातर ओपन रहता है, तो इसी वजह से उनके शरीर में एसिड बढ़ता रहता है, फैलता रहता है. तो क्या वाकई में ऐसा होता है? इसकी क्या टर्मिनोलॉजी आप एक्सप्लेन करेंगे? अगर आपके सिम्टम्स जो आप बोल रहे हैं अभी, और ये लेडी आंटी आपकी 50 के ऊपर है, तो दो चीजें मेरे जहन में आते हैं ऐसे. एक, जैसे तेजाब बढ़ता है, खाने की नली और वो जो पेट में खुलती है, उस रास्ते में एक छोटा सा दरवाजा रहता है, उधर वाल्व रहता है उधर. वो वाल्व ऐसा होता है कि खाना नीचे उतरती है लेकिन खाने को ऊपर आने देती नहीं है. जी. समझाने का तरीका ऐसा कि अगर मैंने खाना खा लिया और शीर्षासन किया, वो खाना बाहर निकलेगा नहीं. वो वाल्व इतना कॉम्पिटेंट है. उम्र के हिसाब से, स्पेशली मेनोपॉज वगैरह होने के बाद जी. में एसिड जब बढ़ता है, ये तेजाब उसको वाल्व को जरा ढीला करता है. दैट्स द रीजन व्हाई ये एसिड जो है इसोफेगस के फूड पाइप की तरफ ऊपर जाता है. जी. इसको हम रिफ्लक्स एसिड बोलते हैं. उसको एसिड वापस जाता है. जब वापस जाता है तो फूड पाइप के नीचे ये एसिड वहां पे जला देती है. जैसे मैंने आपको समझाया था कि पेट में तेजाब बनता है लेकिन पेट को कुछ नहीं होता है. जी. जैसे मान लो तेजाब एक बॉटल में आता है मार्केट में, तो बॉटल को कुछ नहीं होता है, लेकिन जब बॉटल का तेजाब जमीन पे गिरता है तो धुआं ही धुआं हो जाता है. जी. जला देती है. उसी तरह ये खाने की नली को वहां पे नीचे के साइड पे जला देती है. इसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस बोलते हैं. और ये जो वाल्व जो लूज होता है, ये शायद वो डॉक्टर का मतलब था कि आपका जो एसिड बनाते हैं उसका दरवाजा खुला पड़ा है. जी. और ये बीमारी को हम इसको GERD बोलते हैं, GERD, GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. आसान तरीके से उसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस. इन्फ्लेमेशन में सूजन आ जाती है, छाले पड़ जाते हैं. लेकिन इस उम्र में और एक किस्सा ऐसा आ जाता है कि तेजाब ज्यादा बनने का वजह यही होती है, कभी कभी पित्त के थैली में पथरी आ जाती है. जी. जब पित्त के थैली में जब पथरी आती है, नॉर्मली क्या हो जाता है, पित्त का जो द्रव्य बनता है, उसको पित्त जो बनता है वो पित्त आता है, दैट इज अल्कलाइन. और पेट जो बनाता है वो आम्ल है, जो इसको एसिड बोलते हैं. जी. नॉर्मली जो भी एसिड ज्यादा होता है वो जब छोटी आंत में जब आता है तो ये पित्त नीचे है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है. अभी जब पथरी हो जाती है तो उसका मतलब ये भी होता है कि जो क्वालिटी पित्त की होती है, इट इज इंफीरियर एंड लेसर इन क्वांटिटी. तो जब पित्त कम बनता है और क्वालिटी इंफीरियर होती है, वो पूरा एसिड को डाइजेस्ट कर नहीं पाती है, न्यूट्रलाइज कर नहीं पाती है, और उसकी वजह से भी सिम्टम्स एसिडिटी के ही आते हैं उनको. जी. तो ये दो चीजें ध्यान में रख के, आइदर वो रिफ्लक्स होगा जो बोल रहे कि वाल्व खुला पड़ा है, जी. या पित्त की थैली में पथरी है. तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि सोनोग्राफी करना आसान है, तो एंडोस्कोपी से पहले एक सोनोग्राफी करके देख लो. जी. अगर पथरी नहीं है तो सोचो इसके बारे में कि एसिड वापस आ रहा है. जी. डॉक्टर साहब, ये जो एसिडिटी होने का जो रेशो है वो महिलाओं में और पुरुषों में किस तरह से होता है? गुड क्वेश्चन. मैं सबको, मेरे सब स्टूडेंट्स को, सब पेशेंट को यही समझाता हूँ. अगर औरतों में एसिडिटी के सिम्टम्स आते हैं, तो अगर 100 औरतों के एसिडिटी के सिम्टम्स लो, 80% इज बिकॉज ऑफ गॉल स्टोन्स, 20% इज एसिडिटी. जी. शायद उनमें स्ट्रेस कम हो, ये सब बात अलग है, वो तो ठीक है. लेकिन पुरुषों में अगर ये 100 पुरुष लेंगे तो 80% एसिडिटी है
20 तक का पित्त की थैली में पथरी है। अच्छा। The reversal is very simple to understand. In the females, gallbladder stones incidences, ये gallbladder की मात्रा, stones होने की मात्रा काफी ज्यादा है फीमेल्स में। अगर मैं 10 gallbladder निकालता हूँ उसमें से 8 तो फीमेल्स होते हैं, 1 या 2 मेल्स होते हैं gallbladder के। सो ये कनेक्शन ऐसा इसके लिए है कि जैसे जैसे तेजाब नीचे आता है जी, और ये पित्त उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती है, तो अगर शायद आपने कोई दूसरा मुझे एक बार बुलाया तो पित्त की थैली के बारे में आज समझा, ये ज्यादा समझा सकता हूँ मैं आपको जी, कि क्यों पित्तरी उनकी उसमें ज्यादा होती है उनमें। जी। डॉक्टर साहब, आपका अनुभव तो इस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा है। आपके पास तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जिनकी कई सारी समस्याएं होती होंगी, तो हम आपसे एक केस स्टडी जानना चाहेंगे जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। एक मन में एक केस स्टडी ऐसी आती है जो कहने के लायक है। जी 31st नाइट को तो सब जश्न मनाते हैं, जी, हम डॉक्टर फंस जाते हैं कभी कभी इसमें। तो मैं ना दारू पीता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ, लेकिन पार्टी में गया था, फोन आ गया मुझे जी, कि एक औरत को काफी पेट में दर्द हो रहा है। तो रात को ऑलमोस्ट 12:30 बजे मैंने उसको देखने गया, उसको 12 बजे वो अस्पताल में आई, 12 बजे पेट ऊपर के हिस्से में दर्द, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये अल्सर फट जाता है और बाद में ये पेट का दर्द पूरे पेट में फैल जाता है, पॉइजन हो जाता है पेट में। तो देखा उसको कि इसको तो ऑपरेशन की जरूरत है, उसका अल्सर फट गया जी, हालांकि उसको शराब से नहीं हुआ था, किसी से भी नहीं हुआ था। तो इमीडिएटली एक्सरे निकाल के रात को ऑलमोस्ट 2:30 बजे उसको ऑपरेशन को लिया। जब अंदर गया तो वहाँ पे पूरा फटा हुआ था अल्सर, उसको सिलाई किया, पेट को पूरा धो के सब क्लियर करके अंदर किया। और द एडवांटेज की ऑपरेशन जल्दी करने से बाय द टाइम इट वाज 8 आवर्स, सुबह के टाइम, सुबह के 8 बज गए थे, पेशेंट बिकेम सो ब्यूटीफुल इन द सेंस जैसे कि मेरा कुछ भी नहीं है मुझे। सो द एडवांटेज ऑफ कि 2 घंटे के अंदर परफोरेशन हुआ, 2 घंटे के अंदर ऑपरेशन किया जी, तुरंत ठीक हो गए। बॉडी कैन रिएक्ट, बॉडी कैन कम बैक टू इट्स नॉर्मल इफ यू कैन रिमूव दैट फैक्टर फास्ट। जितना जल्दी उन्हें ट्रीटमेंट मिलेगा उतना जल्दी वो रिकवर भी हो पाएंगे जी। और कभी कभी अल्सर के अंदर, पेट के अल्सर के अंदर वो ब्लीड करता है अंदर, वो ब्लीडिंग जो होता है इज वेरी वेरी हैवी। ऐसे दूसरी एक किस्सा था ऐसा कि मेल पेशेंट था, अल्सर था उसको, सेलिब्रिटी के पिताजी थे, नाम लेना नहीं चाहता हूँ जी, और ब्लीडिंग शुरू हो गया। बाहर दिखने में कुछ नहीं होता इसमें, खाली हीमोग्लोबिन उसका गिरते जा रहा था, खाली सफेद होते जा रहा था जी, ब्लड प्रेशर गिर रहा था जी। तो स्कोप डाला, एंडोस्कोप किया, देखा कुछ ब्लीडिंग वहाँ अल्सर से हो रहा है। तो इमीडिएटली उसी टाइम पे उसको ऑपरेशन किया, ओपन किया, वो ब्लीडिंग को रोका और एसिडिटी का पूरा ट्रीटमेंट कर दिया उसका। 48 आवर्स रिकवर्ड, इवेंट होम ऑन द 5th डे। तो ये चीज है कि इफ यू कैन आइडेंटिफाई, आप जांच करके इमीडिएटली इलाज करो तो रिकवरी तो बहुत बढ़िया हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को ऐसी क्या टिप्स देना चाहेंगे? अभी मैं बोलूं कि शराब मत पियो तो मुझे मार डालेंगे लोग, है कि नहीं? तो कम से कम एक बोलता कि स्मोकिंग मत कीजिए बस जी। वो एक तरीका है कि काफी पेट को आपको आसान, और हो सके उतना टाइम टू टाइम खाना खाओ। बहुत भारी चीज है, जैसे मान लो आपको गुलाब जाम खाना है, रसगुल्ला इज बेटर देन गुलाब जाम। अगर जिलेबी खाना है आपको, रबड़ी से ज्यादा जिलेबी अच्छी है, रबड़ी से तेजाब ज्यादा बनता है बिकॉज पूरी फैट है उसके अंदर। तो आपको थोड़ा सा सेपरेट करना है। अगर मटन के जगह चिकन खा सकते हो तो चिकन खाइए, और चिकन भी अगर बटर चिकन के बजाय आप तंदूरी चिकन खाओ तो अच्छा पड़ेगा, तेल कम आ जाएगा उसके अंदर। हेल्दियर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ मत लीजिए जी, एक चीज बोलता हूँ कि कुछ मत करो, दैट इज सिगरेट, स्मोकिंग और टबैको इन एनी फॉर्म। मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। स्मोकिंग इज वन थिंग कि आपको सर से उंगली तक, पैर की उंगली तक सभी अवयव, हर एक पुर्जे को नुकसान कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो बताता हूँ मैं। सर पे आपके बाल निकल सकते हैं, स्कैल्प के डैंड्रफ ज्यादा हो जाते हैं, आंखों की मॉइस्चर निकल जाती है, डल हो जाते हैं आंखें,
नाक के ड्राइनेस होने की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है, जी, मुंह में कैंसर हो जाता है, चीक का होता है, टंग का होता है, थ्रोट का होता है, फूड पाइप का कैंसर, पेट का कैंसर, अथड़ी का कैंसर, कोलॉन का कैंसर, पैर में गैंग्रीन होता है, लंग का कैंसर होता है। अगर आज 10 पेशेंट लो लंग कैंसर का, 8 पेशेंट स्मोकर है, जी, हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। और किस वजह से लेते हैं आप? ये खाली पफ, धुआं उड़ाने के लिए। आपकी जिंदगी जा रही है धुएं में, हो जी, बंद कर दो। दैट इज द ओनली सजेशन आई हैव टू पीपल। अल्सर के हिसाब से स्मोकिंग बंद करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, ये आपको कभी सताएगी नहीं कभी। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। नमस्कार। तो दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।